बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों में सिविलियन केसेस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। समाअत में 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार अफराद की फहरिस्त अदालत में जमा कराई गई। दूसरी जानब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब फ्रांस से लंदन पहुँच गए हैं, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान को चीन और रूस से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने चाहिए। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फौजी अदालतों में सिविलियन केसेस के खिलाफ जो दरख्वास्तें थी उन पर समाअत हुई और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स भी दिए। इस केस के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी आइंदा आने वाले दिनों में आप इन मामलात को किस तरफ जाता देख रहे हैं और इस केस के क्या असरात पड़ने जा रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल पर? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ास इसके असरात होंगे और ये जो है इसमें आज बड़ी अच्छे दलाइल आए दोनों तरफ से और हमारे भी जो है वो नॉलेज में इजाफा हुआ कि फ़ौजी अदालतें और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किस तरह काम करता है और कैसे कौन, तो ठीक रहा मेरा ख्याल है। और उसमें अब देखते हैं कि अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं और बहुत बड़े अहम नुकात उठाए गए वकला की तरफ से भी, जज साहिबान की तरफ से भी, और अब इसको देखें कि पीर के रोज़ क्या सामने आता है। लेकिन एक अफरा तफरी है। अफरा तफरी यह है कि बदकिस्मती से हमारे जो एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तकसीम मौजूद है और उसको अब किस तरह से ख़त्म किया जाए मैं तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करता। हमारे लिए काबिल एहतराम है तमाम जज साहिबान, लेकिन वो मौजूद है और वो फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो बात की उस बात को हुकूमत ने भी वो बात हुकूमत ने कर ली। मतलब मिसाल के तौर पे हुकूमत ही कह रही है कि जी जैसे फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि मैं इस बेंच को, उन्होंने एक कानूनी पोजीशन ली, उन्होंने कहा कि मैं अलग नहीं हो रहा इस बेंच से, मैं अलग बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं और जो जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं। लेकिन हमारी प्रिंसिपल पोजीशन ये है कि ये चूँकि अभी वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल चूँकि उसका फ़ैसला नहीं हुआ, तो या तो उसको ख़त्म कर दें या उसको मतलब उसको किसी पार लगा दें ताकि हमें पता चले कि ये बेंच जो है ये कैसे, इसकी तश्कील कैसे होगी। तो ये बेंच जो है हम इसको नहीं मानते। अच्छा, अब हुकूमत भी इस पर उनका भी स्टांस आ गया। हुकूमत तो नहीं सारी, ये यानी 2-3 वज़रा ने ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जी हम तो जो है वो इस बेंच को नहीं मानते, इसका जो भी फैसला होगा ये बेंच तो है ही नहीं। अच्छा, अब ये एक अजब मामला है कि देखें अगर ये कैसे मुमकिन है कि अदालत, हाँ ऐसे फैसले हैं जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका, लेकिन उनको भी कहीं रोक के रखा हुआ है। 14 मई का फैसला, इलेक्शंस का 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसका जो फैसला है वो अभी होना है कि क्यों नहीं हुआ, क्या था, कैसे था। तो वो एक हमारा एक जुडिशल सिस्टम, एक मामला तो ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा यानी समझ से बाहर हैं एक आम शख्स के। लेकिन जो हुकूमत का यहाँ पे नुक्ता नज़र है इस वक्त वो ये है कि उनकी वो पोजीशन, वही पोजीशन है जो कि फ़ाइज़ ईसा साहब ने ली, यानी वही कहते हैं कि ये जो बेंच हम इसको नहीं मानते। अच्छा, बयान ये है कि इसको नहीं मानते, लेकिन जो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये बेंच का फ़ैसला जो है वो, अगर बेंच एक बात कह रहा है चीफ जस्टिस साहब के अंडर एक बेंच, तो उसका फ़ैसला मानने पे रियासत का तमाम अदारे पाबंद हैं आइन के मुताबिक। तो अब हुकूमत कह रही है कि यानी चंद वज़रा जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, उनकी वही पोजीशन है जो फ़ाइज़ ईसा साहब की पोजीशन है कि भाई ये तो बेंच ही नहीं है। लेकिन साथ ही अटॉर्नी जनरल साहब पेश हो रहे हैं, जो मैंने कल भी बात की थी, और वो ज़ाहिर है हुकूमत की पोजीशन की वो वजाहत भी कर रहे हैं और ये मंगल तक शायद फ़ैसला आ जाए और अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है इसमें। लेकिन मैंने बात वही जो पहले की थी कि ये 9 मई के जो भी शख्सियात बराह रास्त बिलवास्ता उकसाने पे आगे पीछे दाएं, उनके लिए किसी भी किस्म की उनके लिए रिलीफ नहीं, नरमी नहीं है। और वो जो है वो उसमें चाहे वो इंसदाद दहशत गर्दी की, मैंने कल भी बात की थी कि जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें और बाकी अदालतें, उनके अंदर भी बहुत सख्त जो है वो सज़ाएँ और मामलात होते हैं।
और ये बात मैंने कल भी की थी कि कई वकला तो कहते हैं कि यार उनकी अगर हम सज़ाएँ और कार्रवाई को देखें तो कई लोग कहने लगे कि यार इसको फ़ौजी अदालत में भेज दो, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा सख्ती है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि अदालत क्या फ़ैसला करती है। तो ये एक अफरा तफरी है, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा मामला बड़ा अजब चल रहा है, और वो ये है कि अगली जो सबबंदी है अमलन जो है ना, अमलन कहते हैं जिसको फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, यानी आप यहाँ की पावर कॉरिडोर्स में अगर घूमें, पूछें, वज़रा से, मुस्लिम लीग नून के वज़रा से भी बात करें, उनकी इत्तेहादी जमातों से भी बात करें, तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी से आप पूछें, बात करें, तो एक होती है ना हवा, एक वो चली हुई है हवा इस वक्त ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है। और जरदारी साहब ने आज जो गुफ्तगू की, तो जरदारी साहब का आप अंदाज देखें तो उन्होंने फुल अथॉरिटी के साथ उन्होंने माशी प्रोग्राम उन्होंने पेश किया है, और वो यहाँ बैठे हैं, और यहाँ पर जो है वो आने वाले दिनों में शख्सियात भी ज्वाइन करेंगी पीपल्स पार्टी का, यकीन पंजाब में 1-2 दिन, जब भी जितने दिन भी वो रहेंगे। और वो जो है वो जो अच्छा, ये तो चले समझ में आता है मामला। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो तकरीर की असेंबली में, वो भी बड़ी, उसका एक जुमला बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा ये तो हमारे वज़ीर हैं, वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, और ये मतलब हमारे साथ इतने शफीक रहे हैं इस पूरे अरसे में कि बहुत उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ की। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की हवा है यहाँ पे, मुकम्मल ब्यूरोक्रेसी हर तरफ ये कि पीपल्स पार्टी आ रही है। लेकिन अब इसमें दूसरा जो मसला है वो ये है कि जो मैं जिस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसका कोई सिरा ना मुस्लिम लीग नून का कोई शख्स पकड़ के दे रहा है, अच्छा वो लगे हुए हैं फ़ौजी अदालतें, मतलब इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज मतलब सुबह भाई आपका कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, आप 15 महीनों से उनको अब तो 15वां महीना शुरू हो जाएगा, 15 महीनों की हुकूमत में आपकी कानून साजियाँ, आपकी तकारीर, आपकी बातें, आपका सब कुछ, वो 9 मई चेयरमैन PTI, ये फलाना ढिमाकना, सजाएँ होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, और बस कर दें कुछ यार, कुछ मतलब IMF किधर गया उसका नहीं पता। एक इंडियन फिल्म थी ये मेरे ख्याल से 70s या 80s में, आर्ट मूवीज़ बड़ी कमाल की बना करती थी, अब तो खैर शायद नहीं बनती। एक ज़माने में आर्ट मूवीज़ इंडिया की बड़ी कमाल की बनती थी, बजट कम होता था लेकिन वो फिल्म्स का बड़ा। तो एक फिल्म थी गालिबन, उसका नाम था एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है जो उसमें नसीरुद्दीन शाह, मेरा ख्याल है शबाना आज़मी, तो वो एक टाइटल था पूरा, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। और वो ये था कि एक मज़दूर होता है, वो चला जाता है कानों में, यानी जो माइंस होती हैं उनमें काम करता है, फिर वो स्ट्राइक्स होती हैं, फिर वो बाहर आता है। कल जब मैंने देखा ना डार साहब को थप्पड़ मारते हुए, तो मेरे दिमाग में वो फिल्म का टाइटल आ गया कि एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। अब यकीन करें वो मैंने जाके यार ये एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। अच्छा वो फिल्म देखनी, अब बाहर में ये तो सजेस्ट नहीं करूँगा 1980 की फिल्म कहीं से VCR पे पुरानी निकाल के ढूंढने और उसको देखें, मगर ये गुस्सा क्यों आता है। गुस्से की भी एक फिलॉसफी होती है ना, क्यों है गुस्सा, क्यों आ गया गुस्सा। थप्पड़ जगड़ दी उस बंदे, एक हमारे बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, तो उनको जो है वो पूछ रहा है कि IMF का क्या बनेगा, तब जब तक तुम जैसे लोग हैं तड़प ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अब जो इसहाक डार साहब का गुस्सा है ना, वो इसहाक डार साहब नुमाइंदगी करते हैं नवाज शरीफ साहब की, तो ये समझा जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब को भी गुस्सा होगा यकीनन, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं, और ये बात उनको अपने ब्रादर छोटे भाई से पूछनी चाहिए कि मेरे भाई तू वहाँ पर गया था तो तू ये फ्रांस के सदर के साथ तस्वीर उतरवाने
और IMF और इधर और उधर, और कभी MBS के साथ खातून से छतरी पकड़ ली, कभी ये किया। इसलिए तो क्या था, तो जो मैंने भेजा था, जब खैर उन्होंने तो भेजा भी नहीं था, ये तो जरदारी साहब ने बनाया लेकिन अब मसला ये है कि भाई आपने उनको लाने के लिए क्या किया? सफारती पासपोर्ट जारी हो गया, ये जारी हो गया, और ये जब ये गिरेगा ना सारा सिलसिला, यानी जब ये मुनक़ता होगा, तो सबसे पहले ये जरदारी साहब के लिए भी सवाल नहीं होगा, ये सवाल शायद खान अब्बासी से भी नहीं होगा, ये मौलाना साहब से भी नहीं होगा, ये सवाल होगा शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की जमानत पे, शहबाज शरीफ साहब ने जी वो बाहर गए थे ना, ये जमानती हैं, बिल्कुल जमानती हैं। देखिए ना हालात खराब हुए, पता चला जमानत ही जब्त हो गई। मसला ये है कि वो उसको लीगली मसले को क्यों नहीं हल, अच्छा वो कानूनी मुशावरत की टप्पड़ तो करके वो उधर आएंगे, दुबई आएंगे, दुबई में सऊदी अरब जाएंगे, उधर जाएंगे, फिर नहीं आ रहे अभी। ये टोपी ऐसे पहना के इन्होंने ना कौम को, दिसंबर में आ रहे थे, सितंबर में इन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। नवाज शरीफ साहब, मुझे नहीं पता कि इनसे पूछते क्यों नहीं है, आप यकीन करें मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब, या तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि इनसे डरते हैं, मगर कोई वजह है जो इनसे पूछते नहीं है बुला के कि भाई आप ये, आपको हमने ये सारा वक्त फौजी अदालतें, फौजी इस्टेब्लिशमेंट, आगे पीछे दाएं बाएं, ये अपनी लाइनें, जैसे उस जमाने में नहीं होता PTI के दौर में, और सबने अपनी अपनी लाइनें सेट की हुई थी डायरेक्ट। वो चेयरमैन PTI कहते मैं तो बात नहीं करता, इनको भेज देता हूँ। वो जब जाते थे अपनी लाइन सेट करते थे, सब धबरदूज हो गए, सब फारिग। तो ये सब अपनी अपनी ये अपने कायद को छोड़ के इन्होंने वही किया जो चेयरमैन PTI, हाँ इन्होंने डायरेक्ट सेटिंग वेटिंग करके सारे। ओ भाई आपने प्रायोरिटी के ऊपर ये देखना था कि वो कैसे आते हैं वापस, और उनके दो मसाइल, एक तो वो 5 साल वाला चले, ठीक है ना, वो चले, लेकिन दूसरा वो जो एवन फील्ड का केस है ना, जिसमें 10 साल या 7 साल वो जिसमें सजा हुई है, और उसमें यानी वो जेल से वो पैरोल, यानी वो मैंने कल भी कहा था ना, वो नहीं है जुडिशियल रिमांड वगैरह पर नहीं, उस सज़ा में थे, तो सज़ा में एक तो ये तो पैरोल पे रहा होते हैं, या ये होता है कि, लेकिन वो जमानत पे हुए। अच्छा जमानत पे कैसे हुए, वो तो हम तो समझ बीमा, वो भी ख्वाजा आसिफ साहब से लेकर सारों ने ऐसे हुआ था, तो ऐसे हुआ था, बाजू साहब नहीं किया था, उनको बयान नहीं थे क्यों। अब इसके खैर बहरहाल इसका कानूनी मसला क्यों नहीं ये तलाश करते सबसे पहले प्रायोरिटी पे, कि जरदारी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बिलावल यहाँ बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, तमाम, अच्छा मरीम साहिबा को भी कॉर्नर कर दिया इन्होंने, तो ये सारा जो वोट बैंक है या वोटर है वो तो नवाज शरीफ साहब का है। तो इन्होंने नवाज शरीफ साहब को क्या किया उनके साथ, ये अच्छा ये भी कह रहे हैं कि अच्छा वो जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैं कभी मुस्लिम लीग नून को धोखा नहीं दूंगा। यानी आप कमाल देखेंगे वो जो है, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये सारा ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रहा होगा ना ये पूरा, यानी जब भी जरदारी साहब एक ऐसा वो लगाएंगे ना, एक तलवार होगी जरदारी साहब की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से तलवार का इंतजार करें आप। जब इलेक्शन की डेट करीब आएगी या अनाउंसमेंट, उन्होंने अपने आप को मैशत से तो अलग कर दिया ना बिल्कुल। हाँ। वो कह रहे हैं कि ये 100 बिलियन की, उन्होंने इसको भी साइड पे रखा है अभी, ये जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स ये जो बनी है ना कमेटी वगैरह, फैसिलिटेशन, उन्होंने कहा ये, हाँ इन्होंने कहा मैं 100 बिलियन तो इशू ही नहीं है। हाँ। तो उन्होंने पूरा बताया कि बलोचिस्तान में कॉटन का और वो पूरा, तो इशू ये है सारा कि उसमें ये जो हमारे अकाबरीन हैं मुस्लिम लीग नून के, बाकी 85 में से तो 80 वज़रा तो आते ही नहीं है सामने, 3-4 हैं वो जो आते हैं, तो वो फौजी डालते हैं, फौज इस्टेब्लिशमेंट, उनको वो अपनी बात ही नहीं करते, अपने कायदे, हमारे कायदे तब आएंगे वापस, हमने ये कानून साजी की है, उनका थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं, कुर्बानियाँ ये वो करके, फिर वो आगे निकल जाते हैं। अब इशू सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जो इनको मेरे ख्याल से प्रायोरिटी पे 12 इनकी अपनी वो है कि जितनी जल्दी वहाँ पर इतना भी नहीं कोई आई कि जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई, अच्छा कल ही पहुँचेंगे, आज पहुँचेंगे, कल दुबई आ जाएंगे, परसों, तो ये किस तरह से प्लान हो, फिर वापस चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब एक ऐसा टाइम आ गया कि खुल के बात शहबाज शरीफ साहब के, आपको तो शहबाज शरीफ साहब में और प्राइम मिनिस्टर मोदी में एक चीज़ कॉमन है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं इंडिया के, उन्होंने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सहाफ़ी के सवाल का जवाब नहीं दिया। यानी वो 2014 से हैं इक़्तिदार में, और उन्होंने आज तक
किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सहाफ़ी का सवाल का जवाब नहीं दिया। पहली दफ़ा वो कल पकड़े गए जब उनसे सवाल हो गया व्हाइट हाउस में, पहली दफ़ा सवाल हुआ और उसमें उन्होंने 10-12 दफ़ा जमहूरियत जमहूरियत डेमोक्रेसी 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 कोई सवाल ही उठे हुए थे ना वहाँ पे। तो शहबाज शरीफ साहब से सवाल बनता है कि नवाज शरीफ साहब क्या कब आ रहे हैं और क्या हुआ है मामला आपका, आपने क्या मतलब क्यों नहीं तवज्जो दी इस तरफ। एक मईशत वो ठुस, एक मियाँ साहब की बात थी वो ठुस, तो क्या पीपल्स पार्टी फुल पावर के साथ आ रही है और ओ हो ठीक है ना, मतलब उनके लिए मैदान खाली और वो मतलब उनके वो पंजाब लेके जाएंगे वापस। अब ये या तो ये है कि ये उससे पहले पहले मामला हल करें, मामला हल कर पीटीआई के वोटर भी ले जाएंगे वो। अच्छा, हाँ पीटीआई के वोटर भी ले जाएंगे। इतना ज़्यादा डिस्कनेक्टेड भी नहीं है वो लतीफ़ खोसा साहब से, थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है वो, बस ठीक है चलता रहता है। अच्छा बहरहाल तो वो जो है ना वो एतजाज़ साहब से है थोड़ा सा, लेकिन वो ठीक है। वो मतलब है कि देखें ना वो बिल्कुल आराम से मईशत का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, खारजा पॉलिसी दाएं बाएं, उनके कोई ये रोलर पे थोड़ी है। फौजी डालते हैं, कोर्ट अदालत, ये बेंच बनेगा वो बिल्कुल आराम से। आपने देखा जरदारी कोई बात ही नहीं कर रहे, वो जरदारी साहब सुना आपने, ये बेंच नहीं बनेगा वो होगा, हम नहीं मानते फलां, आराम सुकून के साथ चिल प्रोग्राम नहीं होता। वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं बैठ के और वो बड़े कॉन्फिडेंट थे। नहीं और उन्होंने कमाल की बात की, उनका वो बयान याद रखें, अगला इलेक्शन तब होगा जब मैं चाहूंगा। उस बयान को आप ऐसे ही ना लेंगे हवा में, उन्होंने बयान उन्होंने कहा तब होगा जब मैं चाहूंगा, जब वो देखेंगे माहौल अच्छा सा। उन्होंने कहा अच्छा जी खुदाफिज। हाँ देखें ना बात ये सारी कि उधर से वो फैसला हो रहा है क्या करना है, अभी जाना है आना है जाना है, जरदारी साहब ने कहा माहौल ठीक है बिस्मिल्लाह 100 बिस्मिल्लाह। तो जरदारी साहब पूरा जो है ना इस वक्त, और अलीम खान साहब को भी मैसेज भेजा हुआ है उन्होंने, मदूम जो अहमद महमूद साहब हैं, वो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी जो है ये उनको वाजे करनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब को या इसहाक डार साहब को। 5-6 दिन तो IMF के प्रोग्राम में रह गए हैं, वो भी नहीं हुआ, क्या मामला आते हैं। और जब इसकी गोलाबारी शुरू हो जाएगी ना, ईद से पहले और ईद के बाद ही IMF के प्रोग्राम में हम नहीं गए तो एक गोलाबारी शुरू हो जाएगी, महंगाई, LCs नहीं खुल रही, ये वो सारा। तो क्या उसमें ये मतलब क्या है, पहले तो ये था कि इलेक्शन बजट है तो उसके बहरहाल अब मुझे नहीं पता कि क्या स्ट्रेटजी है। और मियाँ साहब को चाहिए कि स्ट्रेटजी तैयार करें, खुद स्ट्रेटजी के तैयार करें, जो फैसला है वो करें, जो भी फैसला है। लेकिन 12 इलेक्शन तो होना है ना, कि 2 पार्टियां 3 पार्टियां तो होंगी ना सामने। तो एक तो दूसरी तो ये अब देखें कि क्या फैसला आता है सामने। और मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि जी वो शहबाज शरीफ वहाँ जाएंगे और अरब ममालिक में 2 हफ्ते रहेंगे फिर वापस लंदन चले जाएंगे। ये टाइम नहीं है इस वक्त तो बिल्कुल इलेक्शन का बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि जी मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन में किस तरह जाती है। अच्छा अब ये जो है ये तो बहरहाल, लेकिन सियासी जमातें उनका अपनी पॉलिसीज हम तो सिर्फ तबसरा कर सकते हैं। मैं बात करता है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का बड़ा थोड़ी सी बात, हाँ भाई बड़ा मज़ेदार देखें। एक तो इस्तकबालिया बड़ा ज़बरदस्त, देखें ना जो अच्छी बात है बड़ा तारीख़ इस्तकबालिया। और उनको यानी उन्होंने आप देखें कि अपना एक कल्चरल इवेंट भी हुआ वहाँ पे, उसके बाद जो है वो बहुत से लोग मौजूद थे, प्रोटोकॉल पूरा दिया गया, सब कुछ हुआ सारा एग्जैक्टली। आज उनका जो है वो CEOs के साथ मुख्तलिफ कंपनीज़ के उनके साथ मुलाकात हो रही है, ये सारा कुछ हो रहा है। उसके बाद कल वो मिस्र जाएंगे और फिर वापस इंडिया जाएंगे और सब कुछ अच्छा हो गया, ठीक है। यानी हर चीज़ अच्छी हो गई, तकरीब, खाना पीना सब कुछ जो है वो ठीक हो गया सारा, मतलब इस्तकबाल, हाँ मतलब है कि मतलब मेहंदी, बारात, शादी, वलीमा सब ठीक हो गया। इशू ये है कि जो मुआहदे हैं उन पे अमल दरामद नहीं होगा। ये जो दिफाई मुआहदे हैं, वीज़े रिलैक्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो देखते हैं अभी। लेकिन ये जो बड़े मुआहदे हैं ना, ये इन पे मसला खड़ा हो जाएगा। ये मैंने कल भी बात की थी और मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि इन पे मसला खड़ा होगा। और मैं यहाँ पर ये बात करने के लिए कि ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बता दूँ कि हमारे पास राइटर्स की, अच्छा एक हमारे पास
मैं यहाँ पे कोट करना चाह रहा था, रॉयटर्स ने एक स्टोरी आज दी है और वो बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, और वो ये कह रहा है रॉयटर्स कि जी ये जितना टेक्निकल ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये इनके ऊपर अमल दरामद हो नहीं सकता, और उसकी जो वजह है वो ये बता रहे हैं कि जी ये जो 9th और 18th, हाँ जी 9th और 18th पे, अच्छा तो नहीं ये नहीं, जो आज एक खबर है राइटर्स की, अच्छा वो राइटर्स एक्चुअली क्या कह रहा है उसको हम देख लें, अगर अभी ब्रेक के बाद अगर मौका मिला तो हम निकाल देंगे, तो राइटर्स को कोट कर देंगे। राइटर्स ये कह रहा है कि जी ये टेक्निकल ट्रांसफ़र हो नहीं सकता, इसमें बड़े प्रॉब्लम्स होंगे, और प्रॉब्लम्स की जो वजह है वो राइटर्स बहुत मुनासिब वजह बता रहा है, और वो कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर्स है, यानी देखें ना जैसे जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के दरमियान जो है वो F414 इंजन्स आएंगे और वो तेजा मार्क 2 पे लगेंगे, जो कि जहाज़ हैं उन पे वो लगेंगे, और उसके बाद वो ज़ाहिर है कि जहाज़ उनके 2026 तक वो तैयार हो जाएंगे कि वो बड़े जदीद, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है ये आसान नहीं होगा। इसी तरह से दूसरा जो बड़ा अहम है कि जनरल एटॉमिक्स के साथ उनका MQ-9B रीपर ड्रोन्स, तो वो जो है वो उस पर अमल दरामद मुश्किल होगा। हाँ। उस पर अमल दरामद मुश्किल इसलिए होगा कि उनका एक कानून है जिसको वो कहते हैं ITAR, और इंटरनेशनल ट्रैफिक एंड आर्म्स रेगुलेशंस, उनका एक कानून है, और ये कानून 1976 से काम कर रहा है, ठीक है, 1976 से ये कानून काम कर रहा है, और ये कानून जो है, इस कानून की वजह से अभी तक जो मैंने कल भी बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन को भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो सकी, ऑकसस के मालिक को, यानी जिनको सबमरीन्स देनी थी, वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देनी थी, वो सबमरीन्स भी उनको नहीं दे पाए, क्योंकि वो चीख रहे हैं, मतलब वो प्रॉपरली, यानी अगर आप ये देखें कि वो ये कह रहे हैं, ये मैंने कल भी बात की थी, मैं इसको दोबारा बात को दोहरा रहा हूँ कि ये फाइनेंशियल टाइम जैसे सेकंड स्लाइड है, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया अर्ज वाशिंगटन ई सिक्योरिटी रूल्स इन सिक्योरिटी पैक्ट। अब ये कौन सा पैक्ट? ये वो पैक्ट है जिसको ITAR, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ITAR को खुदा का वास्ता हटाओ, क्योंकि ITAR की मौजूदगी में तो हमारा ये काम आगे हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसी तरह से फिर आप देखें कि नेशनल डिफेंस कह रहा है विल US एक्सपोर्ट रेगुलेशन डीरेल ऑकस, यानी ये जो है, ये पहली जो स्लाइड है नेशनल डिफेंस की, यानी उनका ये जो लॉ है ये इतना ज़्यादा सख्त लॉ है कि ये जो भी असलहा या जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बाहर होता है ITAR उसको रोक लेता है, और इसकी वजह से ऑकस यानी कौन से मुल्क? वो मुल्क जो ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया हैं, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया जैसे मुल्क जो हैं उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हो रही कि ये जी न्यूक्लियर पावर्ड टेक्नोलॉजी हम इस पर ट्रांसफ़र इंडिया को ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये वादे हो गए, उनसे भी वादे हो गए थे, एग्रीमेंट हो गए थे, सब कुछ हो गए थे, लेकिन फिर उसके रास्ते में ये कानून आ गया था। अब इस बात को गौर करें, ये प्रेसिडेंट ओबामा ने जो कल बात की है, ये प्रेसिडेंट ओबामा ने जो बात कल की है CNN पे, ये क्या आपके ख्याल से ये हादसाती तौर पे उनकी स्लिप ऑफ टंग हुआ है? ये अरेंज इंटरव्यू नहीं था। ये ओबामा जो हैं, इनके ये वाइस प्रेसिडेंट थे बाइडन, उन्होंने कहा है कि जी हाँ, ये इंडिया जो है ये ख़त्म हो जाएगा या ये टूट जाएगा अगर वहाँ पर उन्होंने अपनी जो अक़लियतें हैं, मुसलमान ख़ास तौर पे, उनके हकूक़ का ख्याल नहीं रखा। अब कृष्ण मानपुर जो हैं, उन्होंने भी ये पूरा, और ये कोई लाइव तो नहीं है ना, ये एक रिकॉर्डेड CNN का इंटरव्यू है जिसमें इतनी बड़ी बात की है। आपके ख्याल से ये और फिर थ्रू आउट जो आगे पीछे चलता रहा है, माइनॉरिटी राइट्स और ये ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, सारे मज़ामीन, हमारा अलाई नहीं है, हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर, ये, और वो भी कह रहे हैं हम नहीं है। इशू ये है कि मैंने आपसे पहली बात की थी कि यहाँ पर ये एक पीक है ना, एक पीक पे गए और उसके बाद वो ख़त्म हो गया मामला। ख़त्म इस सेंस में हो गया कि जी अब वो दोबारा आप वापस इंडिया, और इंडिया आके वो मणिपुर में आग लगी हुई है। और मणिपुर क्या है, ये जो एक सिलीगुड़ी का इलाका है, ये सिलीगुड़ी, वो चिकन नेक नहीं कह रहा मैं, सिलीगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में, ये वेस्ट बंगाल जो है ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसलिए चिकन नेक इसलिए बना है कि मगरबी बंगाल
और फिर इस तरफ जो है ना, यानी बीच में बांग्लादेश है, इस तरफ मगरबी बंगाल है। बंगाल तकसीम हो गया था ना मगरबी और मशरकी, तो एक ढाका था और उधर कलकत्ता था, तो कलकत्ता वाला मगरबी बंगाल था, वेस्ट बंगाल जो इंडिया का हिस्सा बन गया था, ये मशरकी पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश, तो ये तकसीम हो गया था बंगाल जी। अब ये जो यहाँ पर है सिलीगुड़ी गांव है और बीच में बांग्लादेश है और इस तरफ मणिपुर है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो इस तरह से, या तो इस तरह इंसर्जेंसी हो, यानी वेस्ट बंगाल में बीजेपी के दफातर को आग लगानी शुरू कर दी गई है, यानी ये वेस्ट बंगाल में हो रहा है, मणिपुर इधर है, बांग्लादेश बीच में है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर ऊपर है, सिलीगुड़ी गांव है एक जो वेस्ट बंगाल में एक गांव है, एक इलाका है, वहां पे बीजेपी के दफ्तर। तो मैंने इसको देखा, एक दो लोगों से पूछा भी, क्योंकि वहां तो एक तो आप ये देखें ना कि वहां के जो लोग हैं, ये सेंटर जो है इंडिया का वो या तो टोटल डिस्कनेक्ट है, हाँ। वहाँ पे जो रिपोर्टर्स वगैरह बहुत कम ऐसे हैं जो कवर कर रहे हैं जाके। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं वापस आके यहीं से। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आप भारत के वज़ीर आज़म का दौरा है अमेरिका पर और क्या हासिल हुआ, इसके बाद किस तरह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस मामले से कितना मुतासिर होगा या पाकिस्तान पे इसके क्या? देखिए, एक तो उनकी स्टेटमेंट आई है ना कि वो पाकिस्तान से, हाँ वो उनकी स्टेटमेंट है, उनके ज़ाहिर है कि उनका एक नुक्ता नज़र है, यहाँ से कुछ होता रहा माजी में, कुछ नहीं हुआ क्या वो, लेकिन ये कि वो इतना रेलिवेंट नहीं है। हमारी तरफ से भी लिस्टें रोज़ आती हैं, ठीक है ना, दहशत गर्दी में इंडिया मुलविस है बलूचिस्तान में। और तो असल बात यह है कि जो मैंने पहले बात की कि ये टेक्नोलॉजी देखें, इसमें वो बात करते हैं ना जिसकी कोई हमें, यानी जिसका कोई हम रीजनिंग दे सकें, यानी ये कोई ब्लेम गेम यहाँ नहीं हो रहा, ये एक संजीदा बात है। रॉयटर्स की खबर है आज की, मैं उसको जो कोट कर रहा हूँ, मैं आज के रॉयटर्स की खबर कोट कर रहा हूँ, जिसको पूरी दुनिया जाहिर है कि बड़ी। रॉयटर्स का ये कहना है कि एम्बिशियस प्लान्स फॉर यूएस इंडिया टेक्नोलॉजी शेयरिंग फेस हर्डल्स, ये आज रॉयटर्स कह रहा है। और उसके बाद रॉयटर्स ये कह रहा है, अगर इस पूरी स्टोरी को आप पढ़ें तो वही कह रहा है कि एग्रीमेंट्स तो हो गए हैं, इस हफ्ते इंडिया के साथ सेल करना है, क्या कुछ करना है टेक्नोलॉजी, और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की डिजायर है कि काउंटर करें चाइना को, और ये समझ में आ गया। लेकिन ये जो प्लान्स हैं by the Indian during the visit जो साइन हुए हैं, in the future defense cooperation face significant challenges from the US government's own weapons export rules। मैं बात कह रहा हूँ, ये मैंने कल भी की थी, मैं आज भी कह रहा हूँ, और आगे वो ये कह रहे हैं कि they include, ठीक है, ये दे, अच्छा, the Biden administration says कि sweeping agreements इसमें semiconductors, critical minerals, technology, space, defense वगैरह वगैरह, फिर उसके बाद include वो सारे वही जनरल इलेक्ट्रिक वाली बात हम कर चुके हैं पहले ही कि वो इंजन्स वहाँ पे बनाएंगे इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए, तेजा मार्क 2 के लिए, ठीक है, और MQ-9 भी। लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि स्टैंडिंग इन द वे आर स्ट्रिक्ट US रूल्स गवर्निंग एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशंस ITAR। और फिर वो क्या कह रहे हैं, दीज मेक डिफेंस कॉपरेशन हार्ड इवन विद द लॉन्ग टर्म US allies, जैसे ब्रिटेन, जैसे ऑस्ट्रेलिया। इनॉकस डील साइन जो मैंने कल भी बात की थी कि ये कहना बड़ा आसान है, ये टेक्नोलॉजी अमेरिका नहीं देता, ये आजकल टेक्नोलॉजी कोई भी किसी को नहीं दे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आज की तो वो ऑस्ट्रेलिया को नहीं दे रहे, वो ब्रिटेन, अमेरिका ब्रिटेन को नहीं दे रहा। देखिए ना, ब्रिटेन की एक बड़ा जबरदस्त मुल्क है बरतानिया, लेकिन ब्रेग्जिट से निकलने के बाद वो वापस जाना चाह रहा है, इकोनॉमी का मतलब उनके बरतानिया के पास सिर्फ एक ही, इस वक्त जैसे इंडिया के पास सारे अंडे उन्होंने भी डाले हुए हैं अमेरिका के टोकरे में। इशू ये है कि वो ये टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से ट्रांसफर नहीं होती, बात नंबर 1। बात नंबर 2, टेक्नोलॉजी में लीड कौन कर रहा है दुनिया में इस वक्त? ये है जी ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, ठीक है, और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंक टैंक्स ग्लोबल लेवल पे, अगर आप चले जाएं तो वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंक टैंक्स। और ये जो है, ये इनकी एक, इन्होंने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एक ट्रैकर लगा हुआ है, और वो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर कौन सा मुल्क कहाँ पे है, किसके पास कितनी टेक्नोलॉजी है, किसने क्या किया, वो सारा उसको ये। अब इन्होंने
इनकी एक रिपोर्ट है और वो ये कह रहे हैं कि जी, ये भी आई है इनके इसी महीने, और वो ये कह रहे हैं कि 44 में से 44 में से 37 जो हैं उसमें चाइना लीड कर रहा है, ग्लोबल लीड, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, मेरा ख्याल है शायद ही जो लोग थिंक टैंक्स को समझते हैं या दुनिया में जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनमें से कोई भी इस थिंक टैंक की जो इम्पोर्टेंस है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि यहाँ तो लीड कर रहा है दुनिया में चाइना, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चाइना अमेरिका से आगे नहीं है? इस पे क्या कोई इनकार करेगा? देखिए अभी जो ऋषि सुनाक हैं वो गए थे ना लास्ट वीक, हफ्ता 10 दिन पहले अमेरिका गए थे, तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की थी। तो उसके बाद ये हुआ था कि क्योंकि इकोनॉमी का एक क्राइसिस है, वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जंगें होनी चाहिए, उनको लगता है कुछ मुल्कों को, कुछ लोगों को लगता है नहीं होनी चाहिए, दुनिया में सुकून होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फिर ये हुआ कि जो इंटरनेशनल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है वो बरतानिया में होगी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है ना, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स में आप एक छोटे छोटे स्टॉल्स तो जरूर देखेंगे लगे हुए और कोर्सेज हो रहे हैं और डिग्रीज हो रही हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है ना वो आसान काम नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया को नहीं दे रहे तो वो देंगे इंडिया को, सवाल ही पैदा नहीं होता। और उस इंडिया को देंगे जो कि साथ ही जो कि रशिया से भी ले रहा है, और वही इंडिया जो साथ ही रशिया से भी ले रहा है टेक्नोलॉजी। और ये जहन में रखें कि जितनी अमेरिका के अंदर चाइना मौजूद है, चाहे वो उनकी यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे उनकी सड़कें, मोहल्ले, गलियां, दुकानें, चीज़ें, आप कहीं न्यूयॉर्क पे टाइम्स स्क्वायर पे चले जाएं, सामान खरीदें सस्ता, आपको चाइना का मेड इन चाइना होगा नीचे लिखा हुआ। अब शायद मेड इन इंडिया भी बहुत ज़ाहिर आ रहा होगा, लेकिन ये है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लेकिन आप चाइना जाएंगे ना तो चाइना में अमेरिकन इन्फिल्ट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। उनकी यूनिवर्सिटी, उनका जो, क्योंकि ओवर द पीरियड कभी अमेरिका ने चाइना को अपने मुकाबले में समझा ही नहीं ना। वो तो कोल्ड वॉर 1 जो थी, कोल्ड वॉर 1 में तो रशिया, सोवियत यूनियन था और अमेरिका था, और चाइना खामोश इत्तेहादी था अमेरिका का, ठीक है ना। क्रेडिट गोज टू हेनरी किसिंजर इन पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन यह है कि अब दुनिया मुख्तलिफ है। अब इस दुनिया में टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना आगे है, तो इसमें भी जहाँ पर अमेरिका है वो भी दे देगा इंडिया को नहीं। फिर ये रूल आज ही राइटर्स की ये स्टोरी सामने आना, फिर ये जो हिंदू ने, देखें ये द हिंदू न्यूज़पेपर बड़ा न्यूज़पेपर है, उनकी तरफ से ये खबर लगाना, जो स्टेटमेंट दी उन्होंने बराक ओबामा ने, हिंदू ने उसको लीड लगाया हुआ है। बराक ओबामा सेज कि इंडिया में पुल अपार्ट ओवर माइनॉरिटी रूल्स, बिल्कुल इधर उधर तितर बितर हो जाएगा भारत अगर अपने उन्होंने माइनॉरिटी रूल्स राइट्स को नहीं संभाला। ये बराक ओबामा कह रहे हैं जी। बराक ओबामा यानी बाइडेन के बॉस, बाइडेन जिनके साथ जो है वो जी, और जो बाइडेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे बाइडेन के, वो जैक सुलिवन, अब वो जो है वो उनके साथ अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको देखना बड़ा ज़रूरी है और समझना बड़ा ज़रूरी है। ग्लोबल टाइम्स ने आज एक खबर बहुत बड़ी लगाई है इन्होंने खबर है। ग्लोबल टाइम्स ने चाइना की ज़्यादातर बयानात उनके ग्लोबल टाइम्स या चाइना डेली या उनकी जो बाकी एजेंसीज़ हैं, न्यूज़ एजेंसीज, वो देती हैं। पहले तो उन्होंने 15वीं स्लाइड ये लगाई है उन्होंने कि चाइना सेट टू प्रमोट डीपर कोऑपरेशन विद पाकिस्तान अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड CPEC। तो वहाँ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात चाइना के प्राइम मिनिस्टर से हुई, तो ये खबर है उन्होंने बड़ी करके लगाई है। अच्छा, फ्रांस में मौजूद हैं तो उनके प्रीमियर लीग, ज़ाहिर है फ्रांस और जर्मनी में मौजूद हैं। जैसे ही अच्छा आज वहाँ पर जो CEO से मिल रहे हैं, CEO से मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और वहाँ पर मुकेश अंबानी भी हैं जिनका फड्डा चल रहा है इलॉन मस्क के साथ, किसको आने नहीं देना। मैंने वो जो परसों मैंने पहले स्टारलिंक को बिल्कुल नहीं आने देना, पहले वो यहाँ से उसको भगाया है इंडियंस ने। अब जनाब वहाँ पर आज फिर हथौड़ा चल गया, वो हथौड़ा चलता ही जा रहा है अदानी ग्रुप पे, जी ब्लूमबर्ग की स्टोरी। वो कह रहे हैं कि फिर जनाब वो तहकीकात और शुरू हो गई, उनके 6 हाँ अदानी को पता नहीं कहाँ पटक के छोड़ेंगे वो ब्लूमबर्ग ने फिर स्टोरी डाली हुई है आज कि वो जो अदानी स्ट्राइक ऐड मजीद प्रेशर ऐड हो गया और ऑडिटर्स एक्टिव हो गए हैं, और ये बाकी अखबार भी पीछे लग गए सारे। ये बिजनेस टुडे कह रहे हैं कि अदानी पोर्ट के शेयर 6% और गिर गए हैं, US रेगुलेटरी स्क्रूटनी। ये मतलब है कि ये इंडिया टुडे भी कह रहा है कि जी अदानी, जो 11वीं स्लाइड है, अदानी ग्रुप
शी हैज टम्बल आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ यूएस, यानी अमेरिका में मौजूदगी के दौरान, ये मैं आपसे आज की बात, अमेरिका में मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, वहां की रेगुलेटरी अथॉरिटीज रगड़ा लगा रही है अदानी का, और साथ ही रॉयटर्स खबर दे रहा है कि ये जो डिफेंस के मुआहदे वगैरह अच्छे हो गए हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया और बर्तानिया को नहीं मिले। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे? ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखना ये है, अब मैंने कहा ना आने वाले दिनों में जो जियो पॉलिटिक्स है ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। बिल्कुल ठीक है, इस पे नजर रखें और वो तय करेगी कि पाकिस्तान में क्या होगा। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा, और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह दोबारा नाजरीन आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लूंगा, सब ख्याल रखिएगा।